अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 1 लाख के पास पहुंच गए। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्रालय का सुबह का आंकड़ा है वो दर्शा रहा है कि 96,000 के पार मामले चले गए हैं, लेकिन राज्यों से जिस तरह से अपडेट आ रहे हैं उसके मुताबिक ये आंकड़े 1 लाख को पार कर चुके हैं। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय मंगलवार सुबह नए आंकड़े जारी करेगा। फिलहाल अगर हम बात करें कोरोना वायरस से उपजी परिस्थितियों और लॉकडाउन 4 के पहले दिन की, तो आज दिन भर राजनीति भी रही और भारत सरकार जिस तरह से कोरोना वायरस से लड़ रही है उसमें भारत को क्या क्या सफलताएं मिली हैं ये भी हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लॉकडाउन 4 को लेकर विभिन्न राज्यों ने किन छूटों का और किन प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है इसके बारे में भी आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल बात कुछ राजनीति की हो जाए। आज हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में बसें चलाने को लेकर किस तरह से प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जो संवाद हुआ उससे थोड़ी सी राजनीति भी दिखी। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से एक तरफ से लड़ाई तो चल ही रही है। सरकार पर, राज्य सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो आंकड़े, वास्तविक आंकड़े छिपा रही है। अब एक तरफ कोरोना वायरस से लड़ाई है, दूसरी तरफ चक्रवात अम्फान दस्तक देने को है। 20 तारीख को, जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, 20 तारीख को पश्चिम बंगाल और बंगाल में ये जो चक्रवात है ये दस्तक देगा। बहुत बड़ा चक्रवात है। राज्य सरकार ने हालांकि आज इस संबंध में बैठक भी की है। केंद्र सरकार ने भी बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गृह मंत्री अमित शाह और एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ और पश्चिम बंगाल के जो रेजिडेंट कमिश्नर है दिल्ली में उनके साथ एक बैठक की और जो भी तैयारियां हैं, क्या क्या और किया जाना चाहिए उसके बारे में हालात की समीक्षा की। और इस मौके पर भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को शायद राजनीति सूझ रही है। वो कैसे सूझ रही है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम सुन लेते हैं एनडीआरएफ के जो चीफ ने आज कहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ के प्रमुख एसएन प्रधान ने आज कहा कि महाचक्रवात अम्फान 20 मई को पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच पहुंचेगा। प्रधान ने कहा कि एनडीआरएफ इसे हल्के में नहीं ले रहा है क्योंकि भारत दूसरी बार इस तरह के चक्रवात का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि 1999 के बाद भारत में आने वाला यह दूसरा प्रचंड चक्रवाती तूफान होगा। महानिदेशक ने कहा कि उनके बल ने चक्रवात से प्रभावित होने वाले ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए 53 टीमों को तैयार रखा है। उन्होंने कहा यह एक दोहरी चुनौती है क्योंकि चक्रवात कोविड-19 महामारी के समय आ रहा है। हम सभी एहतियात बरत रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि चक्रवात अम्फान के चलते पैदा होने वाली किसी अकस्मात स्थिति से निपटने के लिए तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने सहित सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। यह तूफान राज्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ममता ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा राहत बल को जोखिम वाले इलाकों में भेजा गया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि राहत सामग्री, पैक भोजन, अन्य जरूरी वस्तुएं राज्य के तटीय इलाकों में भेजी गई हैं। चक्रवात अम्फान एक प्रचंड तूफान में तब्दील हो गया है और इसके उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से गुजरने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट को दीघा एवं हतिया द्वीप के बीच से 20 मई को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल को ऑरेंज चेतावनी जारी की है। साथ ही कोलकाता, हुगली, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना तथा पूर्वी मिदनापुर जिलों में बड़े पैमाने पर नुकसान होने के प्रति आगाह भी किया है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात अम्फान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें राज्य के रेजिडेंट कमिश्नर शरीक हुए। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार ने समीक्षा बैठक बुलाते समय प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया क्योंकि उसने राज्य से संपर्क नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा मेरे पास ज्यादा सूचना नहीं है, यहाँ तक कि मुख्य सचिव को भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा नियम यह है कि यदि आप बैठक में राज्य के किसी अधिकारी को बुला रहे हैं तो सरकार को इस बारे में सूचना देनी चाहिए या यह मुख्य सचिव के परामर्श के साथ किया जाना चाहिए। हालांकि किसी से मशविरा नहीं किया गया है। मैं नहीं जानती कि इसे असंवैधानिक कहा जाना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा इसमें रेजिडेंट कमिश्नर का क्या काम था? क्या वह राज्य सरकार है? मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय को गुमराह किया गया। सिर्फ भगवान जानते हैं कि क्या हुआ। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से प्रवासी श्रमिकों के लिए 1000 बसें चलाने की इजाजत मांगे जाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सहमति दे दी है, जिस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कार्यालय ने सोमवार देर शाम उन 1000 बसों और चालकों का ब्यौरा उत्तर प्रदेश प्रशासन को भेज दिया जिनके माध्यम से श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने का आग्रह किया गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका के कार्यालय की ओर से देर शाम उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह
अवनीश कुमार अवस्थी को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजा गया और उसके साथ ही 1000 बसों के नंबर और उनके चालकों का ब्यौरा संलग्न किया गया है। कांग्रेस के एक सूत्र ने बताया कि प्रियंका के कार्यालय ने उत्तर प्रदेश प्रशासन से आग्रह किया है कि मंगलवार से ही बसों का परिचालन करने दिया जाए। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बाजारों में ऑड इवन आधार पर दुकानें खोलने और केवल 20 यात्रियों के साथ बसों का संचालन करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेट्रो ट्रेन, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, हम धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने लॉकडाउन की अवधि का उपयोग कोविड-19 से निपटने की व्यवस्था करने में किया। उन्होंने कहा कि शहरों में बसों में चढ़ने से पहले लोगों की जांच की जाएगी। इसके अलावा टैक्सी समेत सभी 4 पहिया वाहनों में केवल 2 यात्रियों को बैठाने की अनुमति होगी। केजरीवाल ने कहा कि 2 पहिया वाहनों को अनुमति दी जाएगी, लेकिन पीछे की सीट पर किसी को बैठाकर यात्रा करना प्रतिबंधित होगा। उन्होंने कहा दिल्ली में भवन निर्माण कार्य और सामान ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही की अनुमति होगी। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में 31 मई तक धार्मिक सभाओं पर रोक है। साथ ही रेस्तरां होम डिलीवरी के लिए खुल सकते हैं, लेकिन रेस्तरां में डाइनिंग सेवा की अनुमति नहीं होगी। केजरीवाल ने कहा कि विवाह समारोह में केवल 50 लोग, जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने रविवार को कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन में थोड़ी और ढील देते हुए इसे 31 मई तक बढ़ा दिया। उधर लॉकडाउन के चौथे चरण में 20 मई से पंजाब के चुनिंदा मार्गों पर 50% यात्रियों के साथ सार्वजनिक बस सेवाएं फिर से शुरू होंगी। परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संक्रमण से गैर निषिद्ध क्षेत्रों में बसें चलाने की अनुमति मिलने के बाद यह फैसला किया गया है। पंजाब में सोमवार को कर्फ्यू हटाकर 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। सुल्ताना ने कहा, हम बुधवार से बस सेवाओं को 50% सवारियों के साथ फिर से शुरू करेंगे। अगर एक बस में 50 सीटें हैं तो केवल 25 यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि बसें केवल राज्य के अंदर चलेंगी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 16 मई को घोषणा की थी कि 18 मई से कर्फ्यू प्रतिबंध हटा लिया जाएगा और 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने तब तक सीमित सार्वजनिक परिवहन फिर से शुरू करने का संकेत दिया था। हरियाणा ने भी राज्य के अंदर बस सेवाओं को मंजूरी दे दी है। बिहार में आवश्यक सामानों के अलावा कपड़े की दुकानें खुल सकेंगी। इसके अलावा राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भी सभी दुकानें खोलेंगी। पश्चिम बंगाल में तो सैलून खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी करते हुए कहा है कि भारत में 1 लाख की आबादी पर कोरोना वायरस के लगभग 7 मामले हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा प्रति 1 लाख पर 60 पीड़ितों का है। मरने वालों की संख्या आज कोरोना वायरस से जो भारत में है वो 3029 हो गई है, जबकि संक्रमितों की संख्या, जैसा कि हमने आपको इस रिपोर्ट के शुरू में भी बताया कि 96,000 को पार करके 96,169 पर पहुंच गई है। और जो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े हैं वो दर्शा रहे हैं कि भारत में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की दर 38.39% पहुंच गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। उधर खेल मंत्रालय ने सोमवार को अपने खेल परिसरों और स्टेडियमों में अभ्यास फिर से शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन के चौथे चरण में इसको खोलने की अनुमति दी थी, जिसके बाद खेल मंत्रालय ने यह फैसला किया। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए सभी खेल परिसरों और स्टेडियमों में खेल गतिविधियां फिर से शुरू कर दी जाएंगी, लेकिन जिम और तरणताल अभी बंद रहेंगे। जिन परिसरों को खोलने की अनुमति दी गई है उनमें निजी कंपनियों द्वारा संचालित परिसर भी शामिल हैं। इस बीच ऐप आधारित कैब सेवाएं देने वाली कंपनी उबर ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के जारी प्रकोप के बीच सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने यात्रियों और चालकों के लिए मास्क अनिवार्य करने समेत कई उपाय किए हैं। इस बीच महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि प्रतिबंधों में छूट तभी दी जाएगी जब कोरोना वायरस के मामले कम होंगे, लेकिन मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी की बात करें तो आंकड़ा संक्रमितों का महाराष्ट्र में 35,000 को पार कर गया है, जो कि भारत में किसी भी राज्य में सर्वाधिक है। मुंबई में खास तौर पर कह सकते हैं कि पूरा मुंबई जो है एक तरह से महाराष्ट्र में अगर देखें तो जो शहर है तो मुंबई हॉटस्पॉट बना हुआ है। और अगर हम देखें अन्य राज्यों में जो आज छूट की बात की गई है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में सिर्फ 2 जोन होंगे और जो छूट है वो स्थानीय प्रशासन तय करेगा कि किन बाजारों को खोलना है, किन बाजारों को नहीं खोलना है। और ऐसे ही झारखंड की तरफ से भी खबर आई है, झारखंड सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दी है कि कौन सी दुकानें खोली जाएंगी। हालांकि वहां पर प्रतिबंधों में काफी ढील दी गई है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों ने ढील की बात कही है, चाहे हम तेलंगाना की बात करें, चाहे तमिलनाडु की करें, कर्नाटक में भी हमने जैसा कि अपनी रिपोर्ट में दिखाया आपको कि कर्नाटक में भी काफी छूटें दे दी गई हैं और वहां भी जो टैक्सियां और ऑटो हैं उनको चलने की अनुमति दे दी गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। बाकी देशों ने खबरें को बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ।